देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले सबसे बड़ी चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ जो हम करने वाले हैं वो ड्रेस कोड को लेकर के, जिस तरह से मजहबी रंग, जिद, सियासत, सब कुछ इस पर चल रहा है इन दिनों इस पर चर्चा तेज हो गई है। कुछ अदालत के भी फैसले आए हैं। पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। पिंजरा तोड़ो और पहचान बनाने की सलाह सबके लिए बराबर होनी चाहिए ना। सुनिए, पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के हुबली के बाद प्रयागराज के एक निजी स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति का मामला उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल एक मुस्लिम छात्रा की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी शिक्षण संस्थान की निर्धारित यूनिफॉर्म में छात्र छात्रा अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर बदलाव करने का अधिकार नहीं मांग सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने यह फैसला दरअसल एक मुस्लिम लड़की की याचिका को खारिज करते हुए दिया, जिसमें उसने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी। तो अदालत ने कहा कि वो ये साबित करने के लिए सबूत पेश नहीं कर पाई कि हिजाब पहनना इस्लाम की एक जरूरी प्रथा है। ऐसा ही फैसला 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी सुनाया था। उसका हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उसके पास कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से अलग राय रखने का कोई कारण नहीं है। उस फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में कोई जरूरी प्रथा नहीं है। साल 2022 में कर्नाटक शिक्षा विभाग ने सरकारी आदेश से सभी स्कूलों में ड्रेस कोड को अनिवार्य बनाया था, लेकिन कुछ हिजाब और स्कार्फ को लेकर तेज हुई सियासत के कारण मई 2026 में सरकार ने पहले के आदेश को वापस ले लिया था, जिसके तहत स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी। तो सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर छात्रों को यूनिफॉर्म के साथ हिजाब, जनेऊ, रुद्राक्ष और पगड़ी जैसे सीमित धार्मिक और पारंपरिक प्रतीक पहनने की अनुमति दे दी। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ को सरकारी आदेश या स्कूल ड्रेस पर हावी होने की इजाजत देती है क्या? और फिर राहुल गांधी मनुस्मृति पर ठीकरा क्यों फोड़ते हैं? पुणे के छात्रों की गूंज में राहुल गांधी पिंजरा तोड़ो और अपने लिए आवाज उठाओ का मंत्र छात्राओं को दे रहे थे। राहुल गांधी ने छात्राओं से कहा कि उन्हें इस पिंजरे को तोड़ना होगा जिसमें समाज उन्हें बंद करता है। उनका संदेश था कि लड़कियां डरें नहीं, अपनी बात जोर से रखें और अपने लिए लड़ें। उन्होंने मनुस्मृति का भी जिक्र किया और कहा कि महिलाओं को तो पिता, पति और बच्चों की संपत्ति मानने वाली सोच को शर्मनाक उन्होंने बताया और मनुस्मृति का हवाला दिया। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के पितृसत्ता तोड़ो बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू परंपराओं को ही हमेशा निशाना क्यों बनाती है और अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति पर चुप क्यों रहती है। बड़ा सवाल यह भी है कि केरल में समाज के बीच बढ़ते दकियानुसी सोच पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड बैंक ने भी सवाल उठाए हैं, लेकिन राहुल गांधी चुप हैं बिल्कुल। कांग्रेस के लेकिन थिरुवनंतपुरम के जो सांसद हैं शशि थरूर, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी इस पर प्रतिक्रिया दी। इस पोस्ट में विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला दिया गया था। अध्ययन में यह पाया गया है कि सऊदी अरब से केरल लौटने वाले प्रवासी महिलाओं के खिलाफ शारीरिक और लैंगिक हिंसा को लेकर अधिक रूढ़िवादी और अतिवादी विचार रखते हैं। थरूर ने इन रिपोर्टों को परेशान करने वाला भी बताया है। उन्होंने कहा कि केरल लंबे समय से इस्लाम के एक उदार और प्रगतिशील पालन का केंद्र रहा है, जो राज्य में प्रचलित सहअस्तित्व और सांप्रदायिक सद्भाव के साथ पूरी तरह से मेल भी खाता है। प्रगतिशील समाज में पिंजरा तोड़ो और आवाज उठाओ का नारा राहुल गांधी के लिए उचित तभी होता है जब वो बात सभी के लिए कहते, लेकिन सिर्फ एक आस्था और विश्वास को गलत कोट करके उन्हें उपदेश देने लगेंगे तो माना जाएगा कि उनकी सोच दुर्भावना से भरी हुई है। तो इस पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लग रहा है। तो सबसे पहले आपको वही सुनवाते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी दो मामलों पर किस तरह दो तरह के बयान दे रहे हैं, एक हिजाब पर और दूसरा मनुस्मृति को लेकर। सुनिए। औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है क्या? अबाया और हिजाब उतार देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। Mनुस्मृति says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead
she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. तो आपने ये दोनों उनकी बातें सुन ली। उसमें एक तरफ उनका एक तरह का बयान होता है, दूसरी तरफ दूसरी तरह का। तो सवाल उठ रहे हैं। हमला बोला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दरअसल मनुस्मृति के बारे में गलत तथ्य रख रही है। राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई, भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन मनुस्मृति की अच्छाइयों को भी बताइए। इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि मनुस्मृति में ही कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और महिलाओं को घर की शोभा भी बताया गया है। बहरहाल ये पूरे विवाद जब चला तो मुस्लिम स्कॉलर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि बड़ी लड़कियों के लिए हिजाब तो होना चाहिए। सुनिए। यूनिफॉर्म है वो सभी बच्चों को पहन के जाना है, उसकी पाबंदी करनी है। और लेकिन जो बड़ी बच्चियां हैं उनके लिए हिजाब अलाउ होना चाहिए। जिस तरीके से दूसरे मज़ाहिब के लोगों को अपने जो उनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के तहत जो चीज़ें पहन के जाने होती हैं वो जाते हैं। तो मौलाना साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उसी तरह की प्रतिक्रिया शिया धार्मिक नेता मौलाना सैफ अब्बास ने भी दी है। उन्होंने कहा अगर कोई बच्ची हिजाब के लिए परमिशन मांगती है तो उसको परमिशन देना चाहिए। ड्रेस, स्कूल की जो ड्रेस है उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हर जगह की जो ड्रेस हो उसको फॉलो करना चाहिए, उसको पहनना चाहिए। लेकिन अगर कोई छात्रा जो है वो हिजाब की अनुमति मांग रही है, मैं समझता हूं कि जो हमें संविधान ने दिया है उसके तहत वो हमको अनुमति मिलना चाहिए। और सुबह सपा के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं ओपी राजभर, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। देश संविधान से चल रहा है। संविधान के दायरे में जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सही फैसला है, क्योंकि एक ही विद्यालय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आए तो एक रूपता खत्म हो जाएगी। वहाँ लोग शिक्षा के लिए आते हैं, न कि धर्म और मजहब के लिए आते हैं। तो एक रूपता, जिस विद्यालय का जो ड्रेस है उस विद्यालय के सभी बच्चों को एक साथ एक ड्रेस में विद्यालय में आने के लिए जो हाईकोर्ट का फैसला है वो स्वागत योग्य है। प्रतिक्रिया इस पर वहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी सपा की भी आई। सपा के नेता राजीव राय ने कहा कि अब कोर्ट का फैसला आया है तो कोई उसके खिलाफ कैसे बोल सकता है। सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री जी तो परिधान से पहचानते हैं, और परिधान पहनने पर ही, मनपसंद का परिधान पहनने पर ही अगर रोक लगा दे तो हाई कोर्ट को मैं क्या कहूँ। फैसला कोर्ट का है तो कोर्ट के फैसले का खिलाफ तो कोई बोलेगा नहीं। यानी कि ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब कोर्ट का फैसला आ गया तो कैसे खिलाफ में बोलें, वरना आप समझ सकते हैं कि बोल सकते थे। बहरहाल आज इसी पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर लौटकर इसी पर आज बड़ी चर्चा करेंगे। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गाँव में कहीं भी मिल जाता है ये, छुट्टे की झंझट को हर लेता है ये मेरा UPI। दीदी से दादी तक हर कोई इसका फैन, कैश के बिना ही सब घूम लेते देश। ये मेरा UPI।
SBI के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि आज जो हम खास चर्चा करने वाले हैं वो उसी पर कि ड्रेस कोड को लेकर के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया और जो महिलाओं की आज़ादी और ड्रेस कोड को लेकर इन दिनों बहस छिड़ी हुई है। वैसे तो बहस चलती रहती है, लेकिन इन दिनों इस बहस पर ज़्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रशांत उमराव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक, मजबूती से बातें रखने वाले कांग्रेस के पक्ष में। प्रशांत जी स्वागत, और दुष्यंत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस पूरी चर्चा में हमारा सहयोग देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सीधे पहले विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, वैसे तो देखिए ये चर्चा ऐसी है ना कि इस पर चलती रहती है समय समय पर, ठीक है, और मुझे लगता है कि जब कभी कोई मुद्दा तलाशनी हो तो जो पुस्तक कहीं प्रचलन में नहीं है उसका उदाहरण लेकर के आया जाता है, प्रायः महिलाओं के लिए, महिलाओं के संदर्भ में, या कई बार समाज के कुछ वर्गों को लेकर के। इसकी शुरुआत दरअसल शनिवार से होती है इधर हाल में, जब पुणे में राहुल गांधी जी ने एक प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम करके मतलब वो तस्वीरें भी दिलचस्प हैं। मनुस्मृति को एक तो कोट कर रहे हैं, उसमें संरक्षण को अधीन कह करके पेश कर रहे हैं, फिर मनुस्मृति में जो महिलाओं को के लिए जो अच्छी बातें कही गई उसको छुपा जाते हैं, और फिर वहीं पर जो तस्वीर कहते हैं, एक तस्वीर 1000 शब्द बोलती है, उसी मंच पर एक मुस्लिम बेटी भी है जो बिल्कुल पूरी तरह से उसमें है, हिजाब में है। उससे कुछ ज़्यादा ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या सेलेक्टिव टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी? विनोद जी, राहुल गांधी के क्या कर रहे हैं ये बात तो राहुल गांधी जाने, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, समाज में देखें, देश के और राजनीति में देखें, कि इन दिनों एक ये चलन है, इसको आप प्रैक्टिस कह सकते हैं, कि आप प्रोग्रेसिव तभी कहलाएंगे जब आप हिंदू धर्म ग्रंथों को, हिंदू ऋषि मुनियों को, हिंदू परंपरा को, सनातन परंपरा को आप खूब गाली देंगे, आप उसको एक तरह से रूढ़िवाद में जोड़ देंगे तो आपको माना जाएगा कि आप प्रोग्रेसिव हैं। और ये जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल की एक इंटेलेक्चुअलिटी कवर है जी, जो वो लगता है कि भारत के बारे में और भारत के विधि विधान को लेके और भारत के सृष्टि निर्माण के लेके वो सारे लेफ्ट के बुद्धिजीवी और जो लिबरल लोग हैं वो सारे उन्हीं के हाथ में है। भारत की ज्ञान परंपरा को जिस तरह से नकारने की एक सिलसिला है अंग्रेजों से लेके और अब तक कांग्रेस के इन 50 वर्षों में, ये इसी की ये परिणति है कि आप पूरी तरह से एक भारत की जो हजारों हजार साल की परंपरा है उसको आप झूठा, उसको आप रूढ़ी, उसको आप एक तरह से ये बता दीजिए लोगों के मन में कि वो शायद सनातन से ही घृणा करने लगे। अब सवाल ये है, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला जो कल का है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम लड़की के स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत को लेके आना और उसके बाद कोर्ट का ये कहना कि क्या ये कहीं इस्लाम में हिजाब की एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, अगर ऐसा नहीं है तो ये पेटिशनर इस मामले को लेके क्यों जिद कर रही है? बिल्कुल ठीक है। तो अब सवाल है कि क्या ये मनुस्मृति में है कि आप किसी लड़की को हिजाब से ढक दो? आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आप राहुल गांधी का भी 2 बाइट सुनाया था, कुछ मुस्लिम लड़कियां अगर हिजाब और स्कार्फ को लेके बात करती है तो कह रहे हैं कि वो सबका अपना अपना पसंद है, कोई क्या पहनना चाह रहा है, लेकिन दूसरे मजहब में आके आप सलाह देते हैं कि पिंजरा तोड़ दो और अपनी आवाज बुलंद करो। तो ये पिंजरा तोड़ने का जो प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी का आह्वान है देश की लड़कियों का, वो देश की आधी आबादी में तो आधे से ज्यादा तो अब मुस्लिम महिलाएं भी है, उनके लिए भी पिंजरा कब टूटेगा? बिल्कुल। उनके लिए पिंजरा तोड़ने की बात जब आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जो ट्रिपल तलाक से लेके और वो जितने भी विसंगतियां हैं समाज में उसको देने के लिए यूसीसी का अभी कितने बीजेपी स्टेट में आए हैं, ये कम उम्र के लड़कियों की शादी पे रोक है, अभी हलाला जैसे चीजों की जो विसंगतियां हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है।
तो उनके लिए चिंता अगर नरेंद्र मोदी करते हैं तो वो सांप्रदायिक हो जाते हैं। लेकिन आप खुलेआम पब्लिक मंच से मनुस्मृति को गाली दे सकते हैं क्योंकि आप प्रोग्रेसिव हैं, आपको प्रोग्रेसिव होने में इतना गर्व होता है कि आप बिना उसको पढ़े, बिना उसको जाने आप मनुस्मृति को गाली दे सकते हैं। ये इस देश का आपको लोकतंत्र इजाजत देता है। बिल्कुल। मैं सीधे इस समय ऋषि शंकर मिश्रा जी के पास पहले चलता हूँ, माफ कीजिएगा, दुष्यंत नागर जी के पास। दुष्यंत नागर जी बताइए। सर नमस्ते। दुष्यंत नागर जी, पिंजरा तोड़ने का काम हुआ था शाहबानों वाले मामले में या पिंजरा डालने का काम हुआ था, ये बताइएगा। और दूसरी बात ये कि शाहबानों प्रकरण से लेकर के ट्रिपल तलाक से लेकर के यूसीसी तक, ये आखिर क्यों ऐसा कांग्रेस सेलेक्टिव होती है? मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, हर एक धर्म, हर एक मजहब की पुस्तकों में, धार्मिक पुस्तकों में अच्छाइयां भी हैं और कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आज के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। ठीक, ये सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए। और ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, लेकिन जब टारगेट करने की बात आती है तो सिर्फ एक धर्म, उनके प्रतीकों, उनकी धार्मिक पुस्तकों, उन्हीं को टारगेट करने का मकसद क्या है, वो मकसद बताइए। हाँ जी, ये बिल्कुल एकदम मिथ्या प्रचार किया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के प्रति। उनका किसी धर्म, मजहब अथवा संप्रदाय को टारगेट करने का, उसको लक्ष्य करके कुछ कहने का कोई उनका तात्पर्य नहीं है। और वहीं मैं अगर बताऊं आपको, सनातन धर्म को, महान वैदिक सनातन धर्म को अगर अपमानित करने का काम किया है तो वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सर्वाधिक किया है। अच्छा। हमारे सनातन धर्म के जो प्रतीक हैं वो सबसे प्राचीन और सबसे प्रतिष्ठित पीठ जो है वो शंकराचार्य जी की है। शंकराचार्य जी के बारे में इन्होंने क्या क्या नहीं कहा, मैं इनसे जवाब चाहूंगा। कौन से वाले शंकराचार्य? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए आज संविधान है, संविधान के अनुसार हम चलते हैं। समय समय पर प्रत्येक काल में भारत जो है ऋषि मनीषी बुद्धिमान विद्वान लोगों की भूमि रहा है। यहाँ एक से एक बड़े व्यक्ति हुए, महान कवि कालिदास हुए, ऋषि पाराशर हुए, ऋषि जैमिनी हुए, ऋषि कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए, इसी प्रकार मनु महाराज हुए। सबने अपने अपने काल देश के अनुसार अपनी अपनी नियमों की व्याख्या करी। आज संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के द्वारा बनाया रचित संविधान चल रहा है, तो आज संविधान पे बात करना चाहिए था ना सर। सर बात जो है, जो जिस संविधान का हम आप सर एक मिनट, खाली एक लाइन सर, जिस संविधान का पालन हम और आप करते हैं, ठीक, उस पर बात होनी चाहिए, या अगर पर्सनल लॉ प्रैक्टिस में है तो उस पर बात होनी चाहिए। मनुस्मृति कहां प्रैक्टिस में है जो उसको जबरदस्ती लेकर के आ जाते हैं? देखिए, बिल्कुल भी मनुस्मृति के विषय में पहले भी पार्टी कई बार स्पष्ट कर चुकी है। मनुस्मृति के विरोध से कोई लेना देना नहीं है। मनुस्मृति अन्य धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो सनातन वैदिक धर्म के हों, जैन धर्म के हों, बौद्ध धर्म के हों, इस्लाम के हों, कांग्रेस पार्टी सबका सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी के तो मूल में यही है, हमारी तो जड़ यहाँ से शुरू होती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सम्मान सबका करती है, लेकिन जब टारगेट करना होता है तो बस एक को करती है। किसी को नहीं किया। आप नेता प्रतिपक्ष के उस वक्तव्य का ढंग से विश्लेषण करिए। वो बहुत बढ़िया से विश्लेषण किया। की बात कर रहे हैं, वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वो बेटियों के अधिकार देने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपना करियर चुनो, आप आगे बढ़ो, बचपन में आपको जो पढ़ना है एक बात कहें, इशारों में समझिएगा, इशारों में समझिएगा, जो स्वस्थ हैं उसी का इलाज कर रहे हैं क्या? क्योंकि जो बेटियां वहां पर आई थी ना, उनको उनके घर वालों ने पूरा खर्चा देकर, पूरी आजादी देकर, पूरा सम्मान देकर के पढ़ाई के लिए भेजा था, उन्हीं को स्टेज पर बुलाए थे। वो और उन्हीं को कहते हैं पिंजरा तोड़ो। अरे घर से पिंजरा तोड़ क्या, वो ना सिर्फ पिंजरा तोड़ करके बल्कि घर से सम्मान के साथ, सुविधा के साथ उनको पढ़ने लिखने के लिए भेजा गया। काहे का पिंजरा, कहाँ का पिंजरा? जहाँ पिंजरा है वहां दिखाई तो देता है नहीं। प्रशांत उमराव जी बताइए। वहां पे एक बेटी ने अपनी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि उनको कौन कौन सी दिक्कतें। उस बेटी में कहीं स्कार्फ नजर आ नहीं रहा था जिस बेटी ने बात कही थी, पता नहीं क्या स्क्रिप्टेड दे दिया था, उसको पकड़ा दिया था। आरोप तो ऐसे भी लग रहे हैं कि 25-25 हजार रुपए ऑफर किए जा रहे थे आने के लिए और अपनी बात इस तरह से रखने के लिए। खैर छोड़िए उसको। हाँ प्रशांत उमराव जी।
देखिए देश में 26 जनवरी 1950 कुछ ना मिले तो 25,000। मैं दिखा दूं वीडियो, दिखा दूं जिसमें 25,000 देने का आरोप लगा है। दिखा दो अजय, बाद में डिस्कस करेंगे, वे प्रशांत जी को बोल दीजिए। दिखा दूंगा, दुष्यंत नागर जी चैलेंज मत कीजिए, मेरे पास वीडियो पड़ा है, मैं दे दूंगा। चैलेंज कर रहा हूं आपको, अगर प्रशांत उमराव जी बताइए। देते हुए कोई वीडियो दिखा दो तो मैं आपकी गुलामी करूंगा। देते हुए नहीं, उसने आरोप लगाया कि उसको 25,000 ऑफर किया गया। आरोप तो ये लगवाते रहते हैं, उमराव जी बैठे हैं, प्रशांत उमराव जी बोलिए। लोग उसने फर्जी आरोप लगवाते हैं। अब रुकिए, प्रशांत जी को, प्रशांत जी की बात सुनिए। प्रशांत जी बताइए, क्या मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जब अपमान करने की बारी होती है तो भाजपा अपमान करती है, हमने तो अपमान किया नहीं इस पूरे संदर्भ में। इस सिस्टम इनका बहुत खतरनाक है जी। सुनिए प्रशांत जी। राहुल जी भी हमारे स्टार प्रचारक हैं। देखिए 26 जनवरी 1950 से देश में संविधान लागू है और संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि देश में कोई ऐसा कानून जो संविधान में वर्णित फंडामेंटल राइट, जो मूल अधिकार के इनकंसिस्टेंट है, यानी उसका विरोधाभासी, वो कानून नहीं माना जाएगा। लेकिन देश में शरीयत एक्ट 1937 भी लागू है और शरीयत एक्ट 1937 के बहुत सारे ऐसे प्रावधान जो हैं जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। ऐसे अधिकार हैं जो समान रूप से नहीं है और शरीयत एक्ट 1937 को देश का हर मुसलमान मानता है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं कहता कि मैं शरीयत एक्ट को नहीं मानता हूँ। मनुस्मृति की बात क्या है, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, मैं पढ़ा नहीं हूँ, उस बारे में नहीं पढ़ा है, मैं धार्मिक विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो उसकी मैं बात नहीं करता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग मानते हैं, उनका व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन देश की कोई कोर्ट, कोई सरकारी कार्यालय मनुस्मृति के हिसाब से नहीं चलता है। देश का जो कोई सारी कोर्टें हैं, सारे सरकारी कार्यालय संविधान के अनुसार चलते हैं और जो पार्लियामेंट द्वारा जो बनाए गए कानून के अनुसार चलते हैं। तो कोई मनुस्मृति को दोष देने का उसको करने कोई लाभ नहीं है। रही बात महिला अधिकारों की बात, तो देश में 1955 से हिंदू कोड बिल लागू है। हिंदू कोड बिल में महिला पुरुषों को सबको समान अधिकार है। हिंदू पुरुष को भी तलाक देने का अधिकार है कोर्ट के माध्यम से, महिला को भी अधिकार है। अभी जो है सक्सेशन में महिला बेटी को भी बराबर अधिकार, संपत्ति में पुरुष को भी अधिकार है। गोद लेने को महिला को भी अधिकार है, पुरुष को अधिकार। जो अधिकार पुरुष को है वही सेम अधिकार हिंदू महिलाओं को है। लेकिन शरीयत एक्ट में महिला को अधिकार बराबर नहीं है। अगर एक दंपति के मुस्लिम के दो, एक बेटा एक बेटी है, तो बेटी को 1/3 प्रॉपर्टी मिलेगी, बेटे को 2/3 मिलेगी। मुस्लिम महिला को डाइवोर्स देने का अधिकार नहीं है, उसको तलाक लेने में कई सारे उसमें क्लॉज हैं। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं कि वहां पे इक्वल राइट नहीं है, लेकिन उसकी बात नहीं होती है। तो यहाँ देश तो संविधान से चल रहा है, कोई मनुस्मृति से तो चल नहीं रहा। हो सकता है मनुस्मृति लोग अपना मानते हैं, वो उनका व्यक्तिगत अधिकार है। ऐसी बहुत सारी स्मृतियां चलती हैं, वेद चलते हैं, अन्य धर्मों की किताबें हैं, सबका अपना जो है व्यक्तिगत मान्यता, अपनी मान्यता में मानते हैं। लेकिन ये कम्युनिस्टों का प्रोपेगेंडा है, आप मनुस्मृति का नाम लेकर के बार बार हिंदू धर्म का अपमान करें। और रही बात, मैं मुख्य बात कह दूं, राहुल गांधी जी महिलाओं को पिंजड़ा तोड़ने की बात करते हैं, तो अपने घर में पहले पिंजड़ा क्यों नहीं तोड़वाते हैं? राहुल गांधी जी 33 साल के एज में सांसद बन गए, प्रियंका वाड्रा जी 52 साल के एज में सांसद बनी, राहुल गांधी जी 47 साल के एज में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, प्रियंका वाड्रा जी जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी वो भी उनको हटा दिया गया। आप लोग जानते हैं कि 2024 में रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती थी, उनको केरला भेज दिया गया, उनको सीमित कर दिया गया। और नहीं, बात जो वो कह रहे हैं उसमें कुछ तो चीजें हैं। दुष्यंत नागर जी, 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कहीं पर महिला मुख्यमंत्री नहीं है और मंत्रिमंडल में कितना प्रतिनिधित्व है, बताइए। बनेगी आने वाले राज्यों के चुनाव में महिला मुख्यमंत्री भी देखने को मिलेगा आपको। और मतलब अब नए राज्य में सरकार बनेगी तब महिला मुख्यमंत्री देंगे। मैं दे रहा हूं आपको नागर साहब, मैं दे रहा हूं। अभी सुनिए, रुकिए, विनोद जी कुछ कह रहे हैं, आप ही के लिए दे रहा हूं, आप ही के लिए दे रहा हूं सर। आप रुकिए, तथ्य को मत झुठलाइए। आप ही के लिए राज्यों में कई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। मैं आप ही के लिए मसाला दे रहा हूं। अभी सुनिए, मसाला ले लीजिए, मसाला सुनिए, मैं कह रहा हूं। अभी केरल के बारे में एक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, शशि थरूर ने जिस पर प्रतिक्रिया दी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की संस्था है। अब आप देखिए कि वर्ल्ड बैंक ने चिंता जताई है कि सऊदी से और गल्फ में गए हुए जो केरल के कामगार हैं, मजदूर हैं, लोग हैं जो जाते हैं वहां और काम करके आए। केरल में ऐसे बहुत लोगों की तादाद है, बड़ी तादाद है जो गल्फ में काम करते हैं। काम करना तो दूर, लेकिन वो काम करके केरल से जब वो वापस आते हैं सऊदी से और गल्फ कंट्री से, तो पूरे रूढ़िवादी जो लागू करते हैं, वो कंजर्वेटिव अपना पूरी चीजें समाज पे थोप रहे हैं, अपने घर की महिलाओं पे थोप रहे हैं, अपने उन सारे लोगों पे थोप रहे हैं। इससे विसंगतियां हो रही है समाज में। तो शशि थरूर ने इस पे चिंता जाहिर की है। राहुल गांधी शशि थरूर एक मानते हैं कि केरल के परंपरा में एक जो प्रोग्रेसिव सोच है, मुस्लिम हो या हिंदू हो, सारे लिखे पढ़े लिखे महिलाएं वहां रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो काम का, अब एक बार सुन लीजिए, आप तर्कों के साथ बात कीजिए, मैं आप ही को दे रहा हूं।
अगर राहुल गांधी केरल के सांसद रहे हैं, प्रियंका वाड्रा जी उसी जगह पे हैं, वायनाड से हैं, केरल में उनकी सरकार है, तो क्या राहुल गांधी कभी पिंजरा तोड़ने के लिए केरल में जाएंगे? और वर्ल्ड बैंक ने जो चिंता जाहिर की है कि भाई ये सारे रूढ़िवादी सोच, जो कंजर्वेटिव सोच लेके आए हो आप सऊदी से या गल्फ के कंट्री से, और यहां आप उनके अपने घर के परिवार की महिलाओं और बच्चियों पर जो आप थोप रहे हैं, वो समाज में विसंगतियां ला रही है जी। वो प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे। क्या राहुल गांधी पिंजरा तोड़ने जाएंगे वहां? वही प्रतिक्रिया हम अभी लेकिन दिखा भी आप रहे हैं। ये देखिए, यही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि यही चीज मैं कह रहा हूं कि नैरेटिव जो है राहुल गांधी का, वो उधार का नैरेटिव है। वो उधार के नैरेटिव जो लेते हैं अपने कम्युनिस्ट मित्रों से, और वो लेफ्ट का जो ये बुद्धिजीवी सोच लेके वो मनुस्मृति को लेके खड़े होते हैं। एक बार वो मनुस्मृति देख ले, ठीक, जिस धर्म की बात आप करते हैं उसकी पैदाइश भी नहीं हुई थी तब से मनुस्मृति है, मनु है। और भारत के क्या कहा, दुनिया की सभ्यता में, आप एक बार सुनिए तो सही, दुनिया की सभ्यता में सामाजिक के बात के लिए, सामाजिक और परिवार के दृष्टिकोण के लिए पहला अगर कोई नियम है तो मनुस्मृति है। आप एक मिनट इसका जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा। मैं एक ही बात कह रहा हूं, बिल्कुल आपको मनुस्मृति को कोट करने में जो भी चीजें आपने कोट की, क्या आपने किसी हिंदुस्तान के अलावा किसी धर्म में ऐसी व्याख्या आपने सुनी कि जिसमें लड़का और लड़की को समान अधिकार दिया गया है? क्या आपने किसी भी स्मृति में इस तरह की व्याख्या सुनी जिसमें लड़कियों की उम्र बताई गई है कि इससे कम उम्र की बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए? क्या आपने किसी मजहब में इस तरह की व्याख्या सुनी कि महिलाओं का की जो संरक्षण है उसकी प्रायोरिटी राजा किस तरह से दे, न्याय उसकी किस तरह से करे? अरे भाई साहब, जिस धर्म में, जिस स्मृति में इतनी चीजें लिखी गई है, वो आपको नहीं कुछ लगा, उसमें कहीं चीज दिखा, आपको पिंजरा देखा और आपको लगा कि इसके पिंजरे से लोगों को, लेकिन ये पिंजरा जो दिखा दुष्यंत नागर जी, कहीं इसलिए तो नहीं देखा क्योंकि ये संसद में महिला के लिए आरक्षण बिल का समर्थन नहीं करने का कांग्रेस पर आरोप लगा। 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कहीं महिला मुख्यमंत्री है नहीं, उसके बाद कहीं पर कैबिनेट में वैसा प्रतिनिधित्व है नहीं, तो क्या ध्यान भटकाने के लिए ये लेकर के आ गए नैरेटिव राहुल गांधी मनुस्मृति का खामखा? देखिए पहले तो मैं विनोद जी आपको बता दूं कि मनुस्मृति तो महर्षि मनु अकेले एक ऋषि ने लिखी थी। हमारे संविधान को लिखने वाले 300 से अधिक ऋषि, मनीषी, बुद्धिमान, ज्ञानी लोगों ने संविधान पर ही ना बात करनी चाहिए थे, मनुस्मृति पर बात करने का फिर क्या तुक बनता है? आप अपना थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए। मनुस्मृति बहुत बाद में स्मृति है ये, जिसको लिखा गया है। मनु जो ऋषि हैं उस परंपरा में उन्होंने कहा था, फिर इसका संकलन भी कई चरणों में हुआ है, पुरानी है। अब उसको आप जो कोट कर रहे हैं वो अंग्रेजों का लिखा हुआ टीका बता रहे हैं। इसके कई वर्जन आए मनुस्मृति के, सैकड़ों में। कौन मनुस्मृति सही है ये पता करना बहुत सही। ये भी आरोप है कि जो वाला आप श्लोक कह रहे थे वो श्लोक बाद में लोगों ने जोड़ दिया है मनुस्मृति में, ये भी कहा जाता है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपने पिंजरा तोड़ने वाली बात कही, तो राहुल जी ने वो तो सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए कही है, वो कोई माइनस केरल नहीं कही उन्होंने, सभी के लिए कहते, वो केरल की महिलाओं के लिए, सभी के लिए कहते। शशि थरूर जी कुछ बता रहे हैं, उस पर ध्यान दे देते। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात राहुल जी ने कही है। पार्टी के महत्वपूर्ण और बड़े सांसद शशि थरूर जी लिख रहे हैं, उस पर ध्यान दे देते, वहां पिंजरा नजर आ जाता। सिलेक्टिव पिंजरा नजर आता है क्या? पिंजरा तोड़ने के लिए कहा है, ऐसा कहाँ है पिंजरा? वो पिंजरा पहले दिखे तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं स्वस्थ आदमी का ही इलाज कर रहे हैं आप? छात्राओं को उनके अधिकारों के लिए राहुल जी ने आह्वान किया है, उनके सशक्तिकरण के लिए राहुल जी ने आह्वान किया है। अच्छा। आप खड़े होइए और एक समृद्ध और एक बात बताएं सर, एक बात बताएं, जनता बहुत जागरूक हो गई है, जनता सब जानती है पिंजरा किधर है और किधर नहीं है, ठीक है? जनता सब जानती है, जनता को सब दिखाई देता है किधर पिंजरा है किधर नहीं है। प्रशांत उमराव जी, प्रशांत उमराव जी, जो पहले कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया था, ठीक है, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला आ गया है, उसके बावजूद कुछ लोग ड्रेस कोड की लेकर के जिद पे अड़े हुए हैं। इसमें आखिर राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं कोर्ट की समझ को मान लेती हैं? क्यों नहीं हमारे धर्मगुरु इस बात को मान लेते हैं कि ठीक है, पर्सनल चॉइस है, घरों में आप पहन सकते हैं और जगहों पर पहन सकते हैं, लेकिन कम से कम शिक्षण संस्थानों को लेकर जो कोर्ट के फैसले आ गए उसको स्वीकार करना चाहिए।
बिल्कुल, देखिए ड्रेस का मतलब क्या होता है? ड्रेस का मतलब होता है कि सभी लोग एक तरह के कपड़े पहने ताकि उनमें कोई विभिन्नता का भाव ना हो, कोई ऊंच नीच का भाव ना हो। इसीलिए स्कूल में ड्रेस की जाती है कि कोई अमीर घर का भी बच्चा होता है, गरीब घर का बच्चा होता है, एक तरह की ड्रेस हो तो उनमें कोई विभिन्नता ना लगे। कोई अगर बचपन से ही बच्चों में इस तरह का जाति का, धर्म का भेदभाव हो जाएगा तो हम किस तरह का समाज बनाएंगे? अगर बच्चों के मन में जाएगा तो हिजाब पहने बेटी, हम हिजाब नहीं पहने, तो उसके मन में क्या जाएगा? उसके अंदर पहले से बचपन में बच जाए कि हम दूसरी धर्म के हैं, वो लोग दूसरे धर्म के हैं, तो कहीं न कहीं उनका मस्तिष्क प्रभावित होता है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट इस चीज को स्पष्ट किया है कि जो है इस हिजाब जो है इस्लाम का कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये व्यक्तिगत आपकी चॉइस है, तो व्यक्तिगत चॉइस अपने घर में आप पहनिए। और अगर इस्लामिक रीति रिवाजों का ही पालन करना तो मदरसे में करिए, मदरसा आपका प्राइवेट होता है, वहां करिए। अब ये तो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में तो आपको उनको वहां के नियमों का पालन करना पड़ेगा। हम लोग कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखते हैं कि वहां पर कलावा उतरवा दिया जाता है, महिलाओं का मंगलसूत्र उतरवा दिया जाता है। अगर कोई नियमावली है तो नियमावली का देखिए सबको पालन करना पड़ेगा। आप घर में कुछ भी पहनिए, कुछ भी खाइए, कुछ भी बात करिए, उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन जब आप सार्वजनिक स्थानों में जाते हैं तो सार्वजनिक स्थानों पर तो उस जगह के जो नियम होंगे उन नियमों को आपको पालन करना पड़ेगा। इसमें कोई विरोध वाली तो बात है नहीं। ठीक, मैं भी यही कह रहा था कि एक निजी जिंदगी होती है, एक सार्वजनिक जिंदगी होती है। ठीक है, कई देशों ने, मैं बता दूं आपको, कई देशों ने सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के चेहरे को कवर करने पर रोक लगाई है। एक निजी जिंदगी है, एक सार्वजनिक जिंदगी। आप निजी जिंदगी में जो मन हो पहनिए, जो मन में हो खाइए पीजिए, लेकिन जब आप सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं, जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां ड्रेस कोड है, उसका पालन करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे लाल जी, इनके पास मुद्दे नहीं है। बोलिए। मुद्दे नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, इसलिए ये रोज नई कहानी सुनाते हैं। ईरान अमेरिका के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर अभी बात बनी नहीं है, उस पर किसी और दिन बात कर लेंगे। अरे अभी फिर से बड़ी सुविधा से आप इसको उड़ाए दे रहे हैं, बड़ी सुविधा से उड़ाए दे रहे हैं। जब मैंने कहा कि पिंजरा जहां है वहां दिखाई देता नहीं, जहां पिंजरा नहीं है वहां आर्टिफिशियली कृत्रिम तौर पर पिंजरा ढूंढ लेते हैं और फिर उस पिंजरे पर खामखा हमला करते हैं। कोई बात नहीं करते, मनुस्मृति पे आगे। कौन मनुस्मृति? राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए था ना, पुणे के उस मंच पर मनुस्मृति ना उठाकर महंगाई का मुद्दा उठा लेते। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के ऊपर राहुल गांधी जी को आप सलाह दे दीजिए कि मनुस्मृति का मुद्दा ना उठाए, महंगाई का मुद्दा उठाए, फिर हम महंगाई पर बात करेंगे। युवा वर्ग की नौकरियों पे इनकी जबान बंद हो जाती है मेरे साथी की, ये बोलते ही नहीं। आप बता दीजिए कौन सा विजन है आपकी सरकार के बाद? 8 करोड़ से अधिक युवा घूम रहा है बेरोजगार, जो ना पढ़ रहा है ना नौकरी कर रहा है। ले आइए सारा डेटा, महंगाई वाला ले आइए, गरीबी वाला ले आइए, बेरोजगारी वाला ले आइए, लेकिन ये पिंजरा पर अब मत बोलिएगा। हम पिंजरा पे बोलेंगे। कहां बोल रहे हैं? हम पिंजरा तोड़ेंगे। शशि थरूर जी ने पिंजरा दिखाया, तोड़िए जाके। हमारी सरकार आएगी, आर्थिक मदद करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी, केरल में कांग्रेस की ही सरकार है, तोड़ डालिए पिंजरा। पैकेज देंगे, लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनवाई है। शुक्रिया, धन मुहैया कराएंगे, स्टार्टअप के लिए धन मुहैया कराएंगे। शुक्रिया। केरल में आपकी सरकार बनी हुई है कांग्रेस की, बोलिए पिंजरा तोड़ दें, जो पिंजरा शशि थरूर जी ने दिखाए। शुक्रिया दुष्यंत जी, शुक्रिया प्रशांत जी और विनोद जी। आगे हम कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जो कई राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें कर्नाटक का ड्राफ्ट लिस्ट आया, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम कट गए हैं। इसमें राजनीति भी है, दिखाएंगे, बताएंगे आगे ब्रेक के बाद।